हेलो जी दोस्तों, प्रणाम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड ऑफ 5ME जॉबकास्ट। जैसे ही आप सब जानते हैं यार, इस पॉडकास्ट का बस एक उद्देश्य रहता है कि आपकी जॉब लग जाए। अब जॉब तो तभी लगेगी यार जब आप राइट डायरेक्शन में जो है अपने एफर्ट्स लगाओगे। तो यहाँ पे हमारी जो भी बातचीत होगी, यहाँ पे जो भी आपके बहुत रिलेटेबल प्रश्न होते हैं ना दिमाग में, जॉब रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं, वो आज मैं अपने गेस्ट से पूछने वाला हूँ। क्योंकि यार हमारे पास जो है ना जोश है, एक तरीके से हमारे पास कैपेबिलिटी है, एक तरीके से हमारे पास एनर्जी है, बस उसको किस दिशा में लगाना है वो पता नहीं। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। और वही जो एक्सपर्ट हैं वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वॉलमार्ट में काम करते हैं SD3 पोजीशन पे। 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका है। एंड बाय द वे, उससे पहले उसी सेम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इंटर्नशिप भी की हुई है। तो उन्हें इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस है, फुल टाइम वर्किंग का भी एक्सपीरियंस है। और SDE रोल में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस रोल तक पहुंचने के लिए, ग्लोबल कंपनीज को क्रैक करने के लिए, ये सारे जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर चलिए जान लेते हैं। और अब बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा रिति जी आपका इस जॉबकास्ट पर। यार हाय श्रीधर एंड थैंक यू, आपने मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाया बिकॉज जब हम कॉलेज में रहते थे तो ये पॉडकास्ट उतने ज्यादा होते नहीं थे, तो आइडिया नहीं लग पाता था कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में, ऑल्दो आपने तो सब बता दिया है। बट लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग एज SD3 एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक। इसी में मैंने इंटर्नशिप भी की थी 6 मंथ्स एंड अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इज 2.5 years प्लस। एंड या इसके अलावा मैंने 13 ऑफ कैंपस ऑफर्स भी क्रैक किए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम वॉलमार्ट ग्लोबल टेक। और भी दूसरी कंपनीज है लाइक BNY मेलॉन, लेंडिंग कार्ट और सर्विस बेस्ड कंपनीज भी काफी सारी क्रैक की है, वर्टूसा, TCS, एक्ोलाइट डिजिटल। एंड ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। ये छोटा मोटा क्रैक नहीं किया आपने, एक बहुत बड़ी दरार मारी है। इतने सारे जो है अपने कंपनियों के नाम गिनवा दिए। तो चलिए, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, ऑडियंस भी काफी ज्यादा उत्सुक है कि आखिरकार ये प्रोसेस कैसा रहा है। कि लेट्स से SDA से हम शुरू करते हैं। किसी एक कैंडिडेट को लेट्स से SD में अपना फ्यूचर दिखता है, उसे वो रोल में जाना है। उसके जो लेवल्स 1 2 3 जो रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली एज अ फ्रेशर वो लेट से जो है अभी ज्वाइन करता है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उसके प्रिपरेशन फेज में क्या चीजें होनी चाहिए, कंपनी क्या चीजें डिमांड करती है, जरा आप ये बता सके। तो जैसे हम लोग लाइफ में हर फेज में एक कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तो कॉलेज के लिए कंपटीशन एग्जाम होता है, दैट इज JEE। उसके बाद फिर जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तो फिर प्लेसमेंट्स के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स देते हैं। उसके बाद अगर प्लेसमेंट नहीं लिया, M.Tech के लिए चले गए या दूसरी हायर स्टडीज के लिए चले गए तो गेट का एग्जाम देते हैं PSUs वगैरह के लिए। तो वैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए मोस्टली जो क्राइटेरिया होता है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, जिसपे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है और अगर वो प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना चाहता है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम या बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग ऐसी चीज है जिसपे काफी ज्यादा पकड़ हो, तो वो काफी हेल्पफुल होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो फॉर श्योर एक बहुत बड़ी चीज है, लाइक बहुत ज्यादा वेटेज होता है उसका, बिकॉज हमारा जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें भी उसके क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आप जब कंपनी में इंटरव्यूज देते हो तो टेक इंटरव्यूज होते हैं, उसमें भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम के अलावा कोर CS सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, ऊप्स हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, बट कुछ कुछ कंपनीज पूछती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर अच्छा नॉलेज हो तो वो काफी हेल्पफुल होता है, बिकॉज कई बार ऑनलाइन असेसमेंट्स में डायरेक्ट सीक्वल की क्वेरीज बोल दी जाती है लिखने के लिए। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यूज में भी इंटरव्यूअर जनरली पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है ये बता दो, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन क्या है ये बता दो। तो ये सारी चीजें होती है जो कि एक बेसिक चीज है जो सबको आनी चाहिए ताकि वो स्टार्ट कर सके अपना इंटरव्यू प्रोसेस या अपना ऑनलाइन असेसमेंट का या ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसेस। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, एंड मोस्टली लोग कॉलेज के फाइनल ईयर तक एक प्रोजेक्ट तो बना ही लेते हैं, बिकॉज फाइनल ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में उसका ग्रेड क्राइटेरिया होता है। बहुत जगह हैकाथॉन होता है तो उसमें आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हो तो आप वहां पे प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। तो प्रोजेक्ट्स इसके साथ अगर रहते हैं तो इट मतलब हमारा जो रिज्यूमे है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाता है उस चीज से। जी। तो अभी ये जैसे कुछ चीजें होंगी। ओके ओके, अब जैसे आपने इंटर्नशिप का जिक्र किया, तो मैं आपका जो इंटर्नशिप वॉलमार्ट में लगा था उसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है जानना चाहूंगा। कैसे लगा, कितने का लगा,
और 7 महीने जैसे कि आपने काम किया है, वो काम क्या था, आपने किस टेक स्टैक पे काम किया, और साथ ही साथ उसमें जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो आगे कैसे आपके लिए फ्रूटफुल रहा, वो सारी चीजें। ठीक है। तो मेरा लाइक बैकग्राउंड, मैं बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, हमारे बैच का तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था बिकॉज कोविड का टाइम था और कंपनीज आना बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे एक थोड़ा आइडिया तो लग गया था कि मतलब कॉलेज से अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कॉलेज में ऑन कैंपस लग जाएगा। प्लस दूसरा चीज ये भी था कि जब ऑफ कैंपस अप्लाई करते थे तो हर जगह देखते थे कि सीजीपीए की क्राइटेरिया थी कि अगर सीजीपीए 7 से अबव है, 8 से अबव है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। अगर ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो मैं इस केस में थोड़ी लकी थी बिकॉज मैं सीएसई ब्रांच से भी थी और मेरा सीजीपीए भी 9+ ही था, लाइक एग्रीगेटेड। तो वो मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया बिकॉज उससे मेरा रिज्यूमे भी काफी इनहांस हो गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। और जो पहली कंपनी में मैंने अप्लाई किया था उसमें मेरे को फुल टाइम ऑफर भी मिल गया था, इकोलाइट डिजिटल, और वो थर्ड ईयर में ही हायर कर रही थी। तो थर्ड ईयर में ही मेरे पास एक फुल टाइम जॉब आ चुकी थी। तो उस टाइम तो वैसा कभी सोचा नहीं था कि अब कहीं पे इंटर्नशिप करनी है या ये करना है। उस टाइम तो बहुत खुश हो गई थी बिकॉज कॉलेज का वो हाईएस्ट पैकेज था अभी तक की हिस्ट्री का। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था एक्चुअली करना। बट जब देखा कि बहुत सारी और भी कंपनीज है जो हायर कर रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो फिर ये सारा मैंने जॉब ओपनिंग्स देखना स्टार्ट किया टेलीग्राम चैनल्स पे। एक्चुअली काफी सारे चैनल्स है जो कि जॉब्स के बारे में पोस्ट करते हैं। तो वहां से ही मेरे को पता चला कि वॉलमार्ट D2C करके एक प्लेटफॉर्म था जो कि अभी अनस्टॉप हो गया है। वहां पे कोडर्स का प्रोग्राम है जो होने वाला है, जो कि थर्ड ईयर को इंटर्नशिप देगा और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद मुझे एक ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक आई जो कि सेम प्लेटफॉर्म पे ही हुआ था, D2C पे। वहां पे पहला राउंड तो था प्योरली एमसीक्यू राउंड। उसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले थे जो कि 30 मिनट्स में सॉल्व करने थे। और जो जितने भी 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो डीएसए के अराउंड थे, ऊप्स के अराउंड थे, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अराउंड भी थे, C++, जावा, ये सब के अराउंड थे। तो वो मेरा क्लियर हो गया। और सारा राउंड एलिमिनेशन राउंड था। तो ऐसा नहीं था कि अगर कोई फर्स्ट राउंड में आया है और वो सेकंड राउंड में आया है तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 राउंड का रिजल्ट बन रहा है, ऐसा नहीं था। फर्स्ट राउंड में अगर इंसान रिजेक्ट हो गया तो वो सेकंड में जा ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट राउंड तो ऐसा हुआ था। सेकेंड राउंड पे आते हैं तो सेकेंड राउंड में था कोडिंग क्वेश्चंस। कोडिंग क्वेश्चंस जो थे वो जनरली 2 क्वेश्चंस थे। एक मीडियम लेवल क्वेश्चन था और एक हार्ड लेवल क्वेश्चन था। हार्ड लेवल था क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का और मीडियम लेवल क्वेश्चन था स्ट्रिंग्स का। तो वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बट अब उस टाइम पे क्या हो गया था कि उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ी ऑनलाइन चीटिंग काफी ज्यादा होती थी। लोग टेलीग्राम ग्रुप्स पे आंसर्स डाल देते थे और ये वो। और इसके बाद क्या हुआ ना कि सबका ऑनलाइन असेसमेंट ही निकलना स्टार्ट हो गया। मतलब जो बच्चे थोड़ा उन चीजों में इन्वॉल्व हो गए उनका भी निकल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तो वो कर दिया था कि कैमरा से एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। एंड दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जितने कोडिंग क्वेश्चन आए थे दोनों सॉल्व कर लिया, बट जिसने सबसे फास्टेस्ट किया वो लोग सेलेक्ट हो रहे थे। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना जिन्होंने बोला कि मैंने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट मैं सेलेक्ट नहीं हुई। बट फिर वो बाद में आइडिया लग गया कि जिन्होंने सबसे फास्टली सॉल्व किया उसको, वो लोग आगे वाले राउंड में गए। तो ये 2 राउंड्स थे, दोनों एलिमिनेशन राउंड थे। ये दोनों राउंड हो गए। उसके बाद मेल आ गया कि आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद आई गेस ये जुलाई के टाइम पे है। फिर इंटरव्यू अक्टूबर के टाइम पे हुआ था। और इंटरव्यू में मतलब पहले उन्होंने पूछा था कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर गिविंग अ इंटरव्यू। मतलब क्योंकि बहुत बच्चे मतलब ऑनलाइन असेसमेंट तो दे देते हैं बट इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो जस्ट फॉर फन दे देते हैं। तो उसमें मैंने इंटरेस्टेड बोला था। तो फिर उसके बाद भी 2 राउंड्स हुए थे। तो वो एक्चुअली 6 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए थे। पहला राउंड टेक इंटरव्यू था। पूरा लाइक कोर सीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे अच्छे खासे। प्रोजेक्ट्स पे 5 मिनट का डिस्कशन हुआ था, उससे ज्यादा नहीं हुआ था। बट फिर उसके बाद कोर सीएस और ऊप्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद डीएसए का एक कोडिंग क्वेश्चन था जो करना था। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड था वो टेक प्लस एचआर राउंड था। स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट्स का, काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ कि प्रोजेक्ट्स में कौन सा टेक स्टैक यूज किया है, बेसिक क्वेश्चंस जो भी टेक स्टैक यूज किया था उस पे। और उसके बाद लाइक एचआर के क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू आवर कंपनी एंड डिफरेंट अदर क्वेश्चंस हुए थे। एंड सबसे बेस्ट चीज क्या थी कि सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस था बिकॉज दोनों राउंड सेम डे हो गए और रिजल्ट भी सेम डे पता चल गया।
बड़ी तो स्फूर्ति पकड़ ली यार वॉलमार्ट ने, मतलब इतना तुरंत जो है, चलो इंटर्नशिप के लिए, लेकिन इतना जल्दी क्रैक हो गया, ये तो हाँ, बहुत सही है। एक्चुअली वॉलमार्ट का इंटरव्यू प्रोसेस काफी फास्ट होता है, तो सेम डे सब चीज हो गया। तो एक्चुअली सुबह तक तो मुझे लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 1 कंपनी बोलते हैं वॉलमार्ट को, मेरा तो नहीं होने वाला है। बिकॉज मेरा तो हमेशा से ड्रीम था कि टीसीएस में ही जॉब हो गई तो वो बहुत बड़ी बात है। बट इवेंचुअली मैंने इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी। एंड स्टाइपेंड तो मे बी डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, बट बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिला था। लाइक इट वॉज द ग्रेट स्टाइपेंड, एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी भी एक फॉर्च्यून 1 कंपनी में जाके इंटर्न करूंगी, वो भी इतना अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। सो इट वॉज लाइक बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। और जी उसके बाद तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जब आप कुछ करते हो, तो उसके बाद मैंने और कंपनीज का दिया और वो निकलते गया। तो जी लक जी। अच्छा था उस तो टाइम पे। तो ये आपका पहला ट्राई नहीं, आई थिंक ये दूसरा आपने बताया, पहला तो आपने क्रैक कर लिया था जो कि आया था, ये दूसरा आई थिंक करेक्ट। आपका ट्राई था। हाँ हाँ, दूसरा दूसरे ट्राई ट्राई में था। आपने इसे क्रैक कर लिया इंटर्नशिप, आपने मतलब कहीं फिट नहीं हो रही चीजें, मतलब पहले आपने कहा कि आपका जो कॉलेज है वो टीयर 3 है, एक तरफ आपने दूसरे ट्राई में जो है इंटर्नशिप यहाँ पे क्रैक कर लिया वॉलमार्ट जैसे कंपनी का, प्रिपरेशन कैसे किया आपने, क्योंकि टीयर 3 कॉलेज एक तरफ आप कह रहे हैं, और फिर ये बीच में ये वॉइड सा गैप सा जो समझ नहीं आ रहा ऑडियंस को, प्रिपरेशन कैसे किया, क्या प्रोसेस था आपका ये प्रिपरेशन के लिए टू जस्ट क्रैक दोस कंपनी इन योर लाइक सेकंड अटेम्प्ट इटसेल्फ? सो एक्चुअली प्रिपरेशन, मैंने तो मुझे तो एकदम आइडिया भी नहीं था। और क्या होता है कि हमारे कॉलेज में उस टाइम पे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी उतना ज्यादा था नहीं, प्लस सीनियर्स भी बहुत अच्छी जगह प्लेस नहीं थे कि उनसे आप कुछ लाइक आइडिया ले सको या रोड मैप ले सको। तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव होना। और लिंक्डइन पे मुझे लाइक ऐसे काफी सारी चीजों के बारे में पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के भी एक पोजीशन होता है। फिर वहां पे लोग अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डालते थे, तो वहां से मुझे पता चला डीएसए के बारे में। ऑल्दो हम लोग कॉलेज में तो पढ़े ही थे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में, बट कॉलेज की पढ़ाई लाइक काफी डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज उस टाइम माइंडसेट रहता है कि मतलब सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना है, उस टाइम ये माइंडसेट नहीं रहता है कि पढ़ना है और एकदम कुछ अच्छा कर देना है। तो उस टाइम बस इंसान सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ता है। तो उस टाइम भी उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था। बट जब लोगों के इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि लिंक्डइन पे काफी लोग अपडेट करते थे कि आई हैव बीन सेलेक्टेड इन Amazon, गूगल, एंड दिस वाज द इंटरव्यू प्रोसेस, तो वहां से आइडिया लग जाता है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था। तो वहां डीएसए के बारे में थोड़ा आइडिया लगा। और उसके बाद वही था कि यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट किया। फिर एक थोड़ा झटका लगा कि यार मुझे तो लगा था कि एल्गोरिदम्स बस इतना ही होता है जितना सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ। फिर कुछ कुछ फ्रेंड्स मैंने लिंक्डइन पे बनाए, और वो लोग काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थे, आईआईटी ट्रिपल आईटीज के थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा गाइडेंस दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, हैकर अर्थ, हैकर रैन, कोड शेफ, ये सारों के बारे में पता चला। और जब उन पे कोडिंग कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया, तब समझ में आ गया कि मतलब कुछ भी तैयारी नहीं हुई है अभी, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम तो अभी भी बाकी है। तो फिर उस दिन समझ में आ गया कि अभी हार्ड वर्क तो और करना पड़ेगा। तो फिर वही था कि डेली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। एंड मेरे को लगता है कि जब लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि डीएसए नहीं हो रहा है क्या करूं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे क्या करूं। तो वो फेस सबके साथ आता है, कोई भी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो क्वेश्चन देखे और तुरंत बना ले। बट उसमें सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि आप डेली अगर उस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको वो धीरे धीरे समझ आने लगेंगी चीजें। बहुत लोग क्या करते हैं कि हम लोग 10 11 12 में भी थोड़ा ये रहता है कि थ्योरी है उसको अच्छे से रट लो, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे वो ऐसी चीज नहीं होती, यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना वो चीज क्लियर होते जाएगा। तो तो ये यहाँ थोड़े पे, बहुत प्रिपरेशन थे। तो यहाँ जैसे रिद्धि जी आपने कहा एकदम तुरंत एकदम मेरा क्वेश्चन क्लिक हुआ, इसलिए मेरी उंगली उठी आपसे प्रश्न उठाने के लिए, पूछने के लिए कि जैसे आपने अभी प्रॉब्लम्स की बात की कि आई टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़ा सा माइंड मैप बन जाता है कि हाँ ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम है, इसे सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर तो कम से कम दिमाग में हो। ऐसा थोड़ी ना कि यार एकदम मतलब कुछ नहीं है दिमाग में और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं और सारे अंदाजे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं मैंने 300 प्रॉब्लम सॉल्व किए, 400 किए, 500 किए, भाई मैंने तो 1000 कर दिए। अब पता नहीं उतने है नहीं है पता नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या आंकड़ा होना चाहिए, आपने कितने जो है प्रॉब्लम सॉल्व किए थे? तो इसके अराउंड
अराउंड एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो 400 प्लस ही किया था, बट इसके अराउंड बहुत ज्यादा बज होती है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट मुझे अभी भी जॉब इंटरव्यू का कुछ ऑफर नहीं आ रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर नहीं हो रहा। तो मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई टॉपिक पकड़ लो, कंसिडर एरेज, तो आप एरेज में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे अच्छा है कि एरेज के 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कि 15 इजी हो, 5 मीडियम हो, 5 हार्ड हो, और दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाओ। तो लोग क्या होते हैं कि वो लोग अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मैंने काफी बार देखा है कि मतलब ऐसे मेरे भी कुछ कुछ जूनियर्स है जो कंप्लेन करते हैं, बट मैंने देखा है कि उनको कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दो तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाता, बिकॉज उन्होंने कभी वैसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो रादर देन आप 100 इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे बेटर है कि 20 इजी सॉल्व कर लो, 25 इजी सॉल्व कर लो, बट बाकी मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, बिकॉज इजी ही नहीं आने वाले कोडिंग कॉन्टेस्ट में। तो मुझे लगता है कि 300 to 400 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे, अगर आप इजी मीडियम ये सब करोगे तो सारे टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना बेहतर है, क्योंकि आपको जितना जल्दी ये प्रश्न पड़ा कि क्या चीजें करनी चाहिए, तो तुरंत आपने लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने शुरू किए, आपने तुरंत रिसोर्सेज को फेच करना शुरू किया, आपने तुरंत अपनी लर्निंग और स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर दिया, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रॉब्लम्स लाइक सॉल्व करना शुरू कर दिया। जितना जल्दी करोगे उतना बेटर हो जाता है, क्योंकि वहां पे अपनी लर्निंग जो है ना, एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है इनिशियली, कि अभी कॉलेज में गए हैं, चलो मस्ती तो करेंगे लेकिन पढ़ाई भी करनी है, तो वो एक फेज रहता है। तो उसमें जितना जल्दी आप ये ग्रास्प कर लोगे उतनी बेहतर चीज है। प्लस आपने ये भी बताया कि अब इजी मीडियम हार्ड दिख रहा है, सब इजी कर लिया, इजी 1000 कर लिए मैंने। अब सामने वाले को बोलते हुए तो वो यही बोलेगा मैंने 1000 किए, लेकिन वो इजी थे ये कौन बताएगा भाई, ये भी तो बता, और वो भी एक ही कैटेगरी के लेट से। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि एक लाइक एक मिक्सचर रखिए, टॉपिक वाइज एक मिक्सचर रखिए, ताकि आपको सारे फ्लेवर्स के बारे में वो पता चल जाए कि ये इजी में कैसा हो सकता है, क्या स्ट्रक्चरिंग हो सकता है, क्या चीजें पूछी जा सकती है। बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। और जैसे कि इजी मीडियम हार्ड की हम बात कर ही रहे, तो कंपनीज में भी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, कंसल्टेंसी फर्म हो, वहां पे भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हमारी जो कंपनीज के लेवल्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन हम समझ जाते हैं कि टीयर 1 कंपनी मतलब अच्छा ये कंपनीज है, टीयर 2, टीयर 3। इसमें भी जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होती है, जो भी जितनी भी एग्जॉस्टिव वो प्रोसेस हो, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन हो, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? मतलब काइंड ऑफ आपने चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, आपने खुद भी अनुभव किया होगा, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें जो है, आपने काफी सारी कंपनीज क्रैक की हैं। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ लाइक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्रैकिंग द इंटरव्यूज? तो एक्चुअली टीयर 1 कंपनीज तो मैं नहीं बोलूंगी, बट मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, या लोग बोलते हैं ड्रीम कंपनीज, तो उसमें एग्जैक्टली। तो मैंने देखा है कि एवरीथिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, इफ यू आर अ ग्रेट कोडर, यू आर इन। मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है, आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, देन देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू टू गेट इन टू दैट कंपनी। बट जो थोड़ी लोअर टियर की कंपनीज आती है, या आप कंसल्टेंसी फर्म्स बोल सकते हो, या डिफरेंट अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज, उनके इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि मतलब वो बहुत ज्यादा डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते। हाँ, वो थोड़ा बहुत पूछ लेंगे आपसे कि एरेज क्या है, क्यूज क्या है, स्टैक्स क्या है, बट मे बी उसमें मे बी वो लोग प्रिम्स एल्गोरिदम या बहुत ज्यादा ग्राफ के हार्डेस्ट एल्गोरिदम्स या मतलब वैसे क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछते। क्योंकि मैंने 3-4 सर्विस बेस्ड कंपनीज के भी इंटरव्यूज दिए, तो मुझे वैसा नहीं लगा। हाँ, बट वो लोग थोड़ा सा ऊप्स पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो लोग आपसे कोर सीएस के क्वेश्चन पूछेंगे, वो लोग आपसे प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, बट बहुत ज्यादा कोडिंग एक्सटेंसिव नहीं होते हैं उनके राउंड्स। हाँ, बट उसमें भी होता है कि जैसे टीसीएस का भी 2-3 लेवल्स होता है, शायद निंजा होता है, उसके ऊपर एक शायद एक और लेवल होता है जो कि 7 LPA का पैकेज देता है, उसके ऊपर शायद एक सुपर निंजा होता है। तो मे बी उसमें थोड़े से प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। इन्फोसिस में भी जैसे एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है, एक पार प्रोग्रामर होता है, तो मे बी पार प्रोग्रामर का जो लेवल हो सकता है इंटरव्यू का, वो हो सकता है डिफरेंट हो स्पेशलिस्ट या लोअर लेवल वालों से। बट ये रहता है कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनमें उतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होता है। अगर आपने कोर सीएस अच्छे से किया है, अगर आपके प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको डीएसए का आइडिया है, पर टॉपिक्स आपको आइडिया है कि एरे किस लिए यूज हो रही है, क्यूज किस लिए यूज हो रही है, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, ये सब का आपको आइडिया है, और मे बी इजी क्वेश्चन उनके किए हो, तो वो इंटरव्यू लाइक जल्दी क्लियर हो जाता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो इसमें डीएसए एक बड़ा कॉमन पॉइंट है, बार बार वो झलक रहा है, और वो सच में उतना इंपॉर्टेंट भी इसलिए हम लोग को सेकंड थर्ड ईयर में वो पढ़ाया जाता था। हालांकि हम उसको बस थोड़ा थेरोटिकली समझ लेते थे, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आते हैं रिति जी ऐसे, लाइक मैं भी अपने चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पे जब वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है कमेंट में दिखता है, सर ये मर्ज शॉट का जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद कैसे रखे, सर ये याद नहीं हो रहा। मेरे भाई ये याद करने वाली चीज नहीं है। इससे पहले मैं बहुत सारी जगह पे ये बोल चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ, ये याद करने वाली चीज नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे बिग ओ, ओमेगा, ये जो नोटेशन रहते हैं, ये कैसे कंप्यूट किया जाता है, बेसिक एल्गोरिदम का जो लूपिंग स्ट्रक्चर है, रिकर्शन स्ट्रक्चर है, स्टैक कैसे चलता है, ये पता होना चाहिए। तुम्हें रटना नहीं वहां पे। अगर, क्योंकि इंटरव्यूअर इतना स्मार्ट होता है ना कि अगर आपने रटा हो और आपने बता दिया और उसके बाद वो अगर वो डेप्थ में पूछता है कि अच्छा भाई बताइए कैसे आया तो फिर आप वहां फंस जाओगे। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि, मतलब आप भी बताइए इसके ऊपर अपना सुझाव दीजिए कि रट्टोफिकेशन ठीक है, कुछ हद तक काम कर जाता है, प्रोफाइल में अपने रिज्यूमे में कुछ चीजें फेक करना कब तक चल जाता है, लेकिन बस वो आपके लाइक फिर भगवान भरोसा रहते हैं आप कि अगर पूछा ना जाए तो फिर बच जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे, इस तरीके से। नहीं, इस पे मेरा भी एक थॉट प्रोसेस है कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेरे दोस्त ने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, उसका लक अच्छा था तो उसका कहीं पे हाँ। प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया। बट मेरे को लगता है ना कि लाइक सिंस मैं लाइक 2.5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस मेरा यहाँ हो चुका है, एंड लाइक अगर कंसिडरिंग इंटर्नशिप तो 3+ हो चुका है। मुझे लगता है कि जब आप एक कंपनी में आते हो तो जो आप चीजें करते हो वो काफी डिफरेंट होती है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो तभी आप किसी भी कंपनी में सरवाइव कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो मंथ का आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 lakhs दे रही है, देन दे आर एक्सपेक्टिंग कि यू शुड बी लाइक, अगर आपको प्रॉब्लम मिला देन यू शुड बी एबल टू क्रैक द सोल्यूशन। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कंपनी इज ऑल्सो सीइंग दैट आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि रादर देन मतलब इतना दुखी हो कि उसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात है अगर उसका जस्ट बाय लक, अगर उसने कुछ इतनी तैयारी नहीं की है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना अच्छा नहीं है, ही और शी विल फेस दैट कंडीशंस इन देयर कंपनी। जब भी वो कंपनी में जाएंगे वो लोग को वो सिनेरियो फेस होगा कि उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उन्हें खुद में लगेगा कि यार मैं कंपनी में तो आ गया हूँ बट आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई माई पोजिशन। तो ये चीजें होती है, लोगों को लगता है हम्म। कि यार बहुत इजी होता है क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं जो इस कंपनी में, जो इस कंपनी में। तो कंपनी में जाना मे बी एक बार को इजी हो बट कंपनी में सरवाइव करना इज डिफिकल्ट। हाँ, बहुत बहुत सही बात आपने कही है। भले ही आप रेज्यूमे में चीजें फेक कर दीजिए, या फिर आपका लक लग जाए कि जो क्वेश्चनिंग के बारे में आपको नहीं पता, आंसर्स नहीं पता, वो पूछे भी नहीं, जो पता है वही पूछ ली, लेकिन लेटर ऑन जब आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स आप फेस करेंगे, एंड फिर असली रंग आपके दिखेंगे और फिर वो रंग देखने के बाद बोलेगा रिक्रूटर, अरे यार इसको कहाँ से उठाया था भाई ये चीजें ना हो। आप सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक कंडीशन है रिति जी हमारे सामने, या फिर एक सिचुएशन कह लीजिए, एक ही कंपनी वॉलमार्ट, इसमें आपने इंटर्नशिप भी की और अब आप फुल टाइम वहां पे SD3 के पोजीशन पे भी जॉब कर रहे हैं। कंपनी एक ही है, इंटर्नशिप फुल टाइम, दोनों में क्या अंतर आप अभी देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, थोड़ा अगर पैसे वाइज कितना, 2x 3x 4x जो भी आप बता दें, क्योंकि देखिए ये ऑडियंस को पता चलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, वो भी बता दीजिए। एक तरीके से स्किल्स को आपको कितना लाइक बढ़ाना पड़ता है ताकि वो वेल इक्विप्ड होकर हमारा काम में भी सिंक करे वो चीज, ये सारे कंपैरिजन पॉइंट आप बताइए अपने। ठीक है। तो जब मैंने लाइक एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था तो इंटर्नशिप तो मेरी थोड़ी चिल रही थी, बिकॉज क्या होता है कि जब आप जाते हो किसी कंपनी में तो पहला मंथ तो आपका मोस्टली सारी ट्रेनिंग्स करने में और सारा सेटअप करने में और बहुत चीजों में चला जाता है, और प्लस मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि वो लोग मेरे से बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाते थे, तो फर्स्ट मंथ तो मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, बिकॉज वही रहती है कि हमारी एक बूट कैंप होती है, डेवलपर्स बूट कैंप, तो वो काफी टाइम तक चलती है। अभी तो शायद आई गेस 15 डेज की हो गई, ये पहले 30 डेज की होती थी, जिसमें आपको सारी टेक्नोलॉजी से वो थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ सेशंस दे देते हैं आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में, कैसे आप हर चीज को सेटअप कर सकते हो, बहुत चीजें होती है, बिकॉज आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज हो, आपको आइडिया भी नहीं है, आपने कहीं इंटर्नशिप भी नहीं की है, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको आइडिया भी नहीं है कि मे बी लैपटॉप को कैसे सेटअप करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बिकॉज हम लोग तो विंडोज लैपटॉप यूज करने वाले लोग, हमें मैकबुक मिल गया था। तो बहुत चीजें होती है जिसका वो लोग भी ख्याल रखते हैं, एंड वो बूट कैंप होता है।
और जब सेकेंड मंथ आ गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटर्नशिप तो वहां मिली है, पैसे तो मिल रहे हैं, तो काम तो करना पड़ेगा। तो काम करते थे, बट ये रहता था कि हमारे सीनियर्स ये मेक श्योर करते थे कि हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर या बर्डन ना आए, कि नहीं तुम्हें कल के कल ये काम करके देना है। बिकॉज उन्हें भी आइडिया है कि हम अभी जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आए हैं, हमें अभी सिस्टम्स के बारे में जानने के बारे में, जिस टेक में काम कर रहे हैं उसके बारे में जानने में, टीम के बिजनेस के बारे में जानने में बहुत टाइम लग सकता है। बिकॉज अभी भी मतलब ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हो ना, तो आप कहीं पे भी काम करते हो तो एक ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जब आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो वो मोमेंट्स आते रहते हैं, बिकॉज आपने आपके हिसाब से आपने बहुत कुछ कर लिया है, बट अगर आप एक नई चीज के बारे में जानते हो तो आपको लगता है कि यार ये वर्टिकल तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी होता है। तो वैसा हो जाता है। तो इसीलिए सीनियर्स ने मेक श्योर किया था कि काफी ज्यादा बर्डन ना आए हम पे। बट सीनियर्स का ये भी था कि अगर कोई हमारी कंपनी में इंटर्न कर रहा है तो उनका ये तो होना चाहिए कि अगर उन्होंने इंटर्न किया तो उनको काफी सारी चीजें आनी चाहिए। बिकॉज अगर कल को मान लो उसने इंटर्न हमारे यहाँ किया बट फुल टाइम ऑफर हमारे यहाँ नहीं लिया, किसी और XYZ कंपनी में गया, तो वहां पे ये होना चाहिए कि नहीं इस बंदे ने वॉलमार्ट में इंटर्न किया है या इस लड़की ने वॉलमार्ट में इंटर्न किया है, तो शी नोज वेल। तो यस। वहां से हमारी लाइक सीनियर्स के साथ भी काफी सारे डिस्कशंस होते थे, छोटी छोटी चीजों पे सीनियर्स को पिंग कर देते थे। बट वहां पे सीनियर्स ने भी काफी अच्छी चीज सिखाई थी कि यार गूगल को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। बिकॉज अभी तक हमें डाउट्स होता है तो हम गूगल ही करते हैं, हमारे हमारे पास तो कोई है भी नहीं जिनको हम मैसेज करके बोल दे कि हमें बता दो। तो गूगल करो, हर चीज के बारे में आइडिया लगेगा, बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, लेकिन गूगल करो और हर चीज के बारे में पता चलेगा। लेकिन वही होता है कि मेरा एक्चुअली इंटर्न ऑफर था, और इंटर्न के बाद एक PPO इंटरव्यू होता है फुल टाइम कन्वर्जन के लिए। और वो बेस्ड होता है आपके परफॉर्मेंस में, इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस में। अगर बहुत अच्छी होती है तो एक राउंड होता है, अगर मतलब थोड़ा सा वैसे मीडियोकर लगता है तो मे बी 2 राउंड्स भी हो सकते हैं, वो टोटली मैनेजर पे डिपेंड करता है। जी। तो वो सब के लिए भी, एक्सपीरियंस दिखाने के लिए भी कि इंटर्न किया है तो क्या क्या किया है, तो फिर हमें धीरे धीरे कुछ कुछ सर्विसेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था हमने। तो उस टाइम अगर मैं बोलूँ तो काम बहुत ज्यादा भी नहीं था, बिकॉज हमारे सीनियर्स ये चीज समझते थे कि हम लोग एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो हमारी कॉलेज की भी कुछ कुछ स्टडीज हैं। तो वो लोग ये सब चीज को लेके काफी लायबल थे। मेरे को लगता है ये भी एक रीजन है कि काफी लोग चाहते हैं कि वो लोग ऐसे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करें, बिकॉज वहां पे उनको वो इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे वो फ्रीली अपने थॉट्स और अपनी ओपिनियंस को भी पुट ऑन कर सकते हैं। बट कमिंग टू फुल टाइम, अब क्या होता है कि आप 6 मंथ से इंटर्न हो वहां पे, अब तो आपको आइडिया लग गया है, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि कोई ऐसे फुल टाइम ज्वाइन कर रहा है तो आपको फिर 1 महीने मिलेंगे कि नहीं तुम 1 महीने जाओ हम्म। बूट कैम्प करो। तो उस टाइम पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। एंड रिसेंटली मेरा प्रमोशन भी हुआ था, उसके बाद तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। बढ़िया। बट हाँ, ये चीज है कि मैंने ये देखा है कि लर्निंग कर्व काफी अच्छा हो जाता है। अगर आप किसी भी XYZ कंपनी में हो और आपका मोटो ये है कि मुझे कुछ सीखना है, तो आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपका मोटो ये है कि यार मुझे बस पैसे लेने हैं और मतलब थोड़ा चिल मारना है, तो उस टाइम उस फेज पे आप उतना सीख नहीं पाओगे। तो आपको भी थोड़ा अपना टाइम तो लगाना पड़ेगा। अगर आप कुछ सीख रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, नया टेक स्टैक सीख रहे हो, या कुछ एक नया वर्टिकल जान रहे हो, तो आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा। बट अगर आप टाइम लगाते हो तो वो वर्थ इट होता है। जी जी जी। अभी इतनी सारी आपने जो है बातें बताई, लेकिन फिर भी आपने वो 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ वो नहीं बताया। मैं आंकड़ा नहीं, आई नो इट इज अ वेरी डेंजरस पोजीशन जिसमें मैं आपको रख रहा हूँ, बट मैं फिर भी 1x 2x या 3x इंटर्नशिप टू फुल टाइम, ये मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक इंटर्नशिप की स्टाइपेंड होती है। बट जब आप एज अ फुल टाइम कहीं पे ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी भी मिलती है, आपको हम्म। स्टॉक्स भी मिलते हैं, आपको बोनस भी मिलता है, जी। और आपको बेबी अवार्ड्स भी मिलते हैं जिनका कुछ प्राइज मनी होता है। तो ऑब्वियसली वो 2x to 3x तो हो ही जाती है इंटर्नशिप, बिकॉज ओके। इंटर्नशिप में इट्स ऑल अबाउट द स्टाइपेंड जो आपको मिलता है। बट फुल टाइम जब आप आते हो तो और भी कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। बोनस हो जाता है, स्टॉक्स हो जाता है, जिनको अगर आप कंबाइन कर लो तो ऑब्वियसली आपका CTC तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गया। मतलब चलो 3x पकड़ के चल लेते हैं। मतलब एक एक आंसर मेरे को चाहिए था, चाहे वो इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो कुछ भी, लेकिन आंसर मेरे को प्राप्त हो चुका है। अब एक एक आखिरी प्रश्न का जो है उत्तर दो, जो है रिति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं SD रोल की, हम बात कर रहे हैं कोडिंग स्किल के, DSA बेसिक स्किल्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, हमने सारी चीज़ें बात की। लेकिन अब आ गया है AI। अब तो मतलब ChatGPT, डीप सीक, क्वेन, मतलब अब मतलब एक दूसरे को सरपास करने का जो है एक लाइक ट्रेंड ही चल पड़ा है। अब ये आई नो कि ये रुकने वाला नहीं है। अब कोई और आएगा जो बोलेगा इससे बेटर करता हूं, कोई और आएगा बोलेगा इससे बेटर करता हूं, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो है एक जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पिस रहा है,
वो जो डेवलपर है वो थोड़ा सा पिस जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कि कोडिंग वाइज जब कोड जनरेट करना होता है, फ्रंट एंड का कोड रहा, बैक एंड की कुछ चीजें रही, यार ये तो यार मतलब आपका प्रॉम्प्ट अच्छा रहना चाहिए, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके दे देगा। तो इसमें तो खतरा लगता है, इसमें तो डेंजर लगता है कि यार अब इसमें जाए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ पर्टिकुलर, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 कोई भी कॉलेज हो, भैया डर लग रहा है, अभी तो एआई आ गया, तो फ्यूचर क्या है? ये एक चीज आप बता दीजिए सिचुएशन कि भैया देखो ये सुन लो, उसके बाद ही अप्लाई करना सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, वो बताइए। तो मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहूंगी कि पहले क्या होता था कि पहले फार्मर्स होते थे, वो अपने खेत में खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद अचानक से एक एग्रीकल्चर का वेव आया। काफी नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गई, लोग काफी ज्यादा डर गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, दिस इज द डेड एंड, बट डेड एंड नहीं हुआ। उसके बाद इंटरनेट आ गया, पहले इंटरनेट भी नहीं था, लोगों को लगा कि अब दिस इज द डेड एंड, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद भी इवेंचुअली उसने लोगों की ऑप्टिमाइजेशन, लोगों की कन्वीनियंस को बढ़ा दिया। अब उसके बाद नई चीजें एआई जो आया है, और बीच में एक डेवन एआई करके भी आया था जो बोल रहा था कि जिन्होंने बनाया उन्होंने बोला कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। बट हम्म। किसी ने ये फैक्ट तो देखा ही नहीं कि डेवन एआई सिर्फ 13.9% ही एक्यूरेट है। हम्म। अब मैं एज अ पर्सन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी कंपनी में कोड लिखती हूँ, वो कोड लाइव जाता है, फिर वो वेबसाइट पे शो होता है। क्या मेरा मैनेजर कभी भी कोई ऐसी टूल को यूज करेगा जो कि 13.9% एक्यूरेट हो? बिकॉज उसे पता है कि हो सकता है कि मे बी उस कोड में हो सकता है कुछ बग्स हो जो उसने रिजॉल्व ही ना किए हो, और जाके कोड प्रोडक्शन में फट गया, वेबसाइट डाउन हो गई, एरर आ गया 503 सर्विस अनअवेलेबल। सो काफी ज्यादा मैंने देखा है कि लोग डर गए हैं एआई के आने से, बट मुझे लगता है कि अभी उस एक्यूरेसी को रीच करना काफी टफ है। बिकॉज आप भी कभी चैट जीपीटी या दूसरे प्रॉम्प्ट्स यूज करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहली बार में करेक्ट आंसर नहीं मिलता, आप उसको बताते हो, बिकॉज सारे तो वो मॉडल्स ट्रेन्ड है ना, तो वो उस हिसाब से ही रिस्पॉन्सेज देते हैं। बट बहुत दूसरी चीजें भी होती है। तो मेरे को लगता है कि एआई से बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। हर कंपनी में अब एआई का यूज हो रहा है, हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एआई की यूज करते हैं, बट उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि हम एआई को ही पूरा बोल देते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना दो, और एआई हम एकदम सही सही प्रोजेक्ट बना के दे देता है। बिल्कुल तो सही मेरा तो बात है एक्सपीरियंस ये है। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो एक्यूरेसी के रिलेटेड भी हुआ बात, ये इसलिए क्योंकि रिति जी अब वो इनिशियल फेज में है। जितने भी बड़े बड़े जो फैंग मैंग कंपनीज के सीईओज हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में ये कहा है कि इन द फ्यूचर डेफिनेटली अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल और वर्क पावर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। तो मतलब अगर ये कोई छोटू मोटू आदमी कहता तो ठीक है, क्या ही उसको सीरियसली लेना है, लेकिन जब बड़े लोग कहते हैं, जब बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो सीईओज हैं, फाउंडर्स, जब वो ये कहते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना, सारे लेवल हिल जाते हैं, सारे लेवल के इंप्लॉयज थोड़े हिल जाते हैं कि यार 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 ये कह रहा है, मतलब कुछ तो बात में दम है। और ये अभी की नहीं, ये फ्यूचर की बात है। अभी तो बहुत ही इनिशियल फेज में, वी ऑल नो, अभी तो हम लोग सिर्फ उसको इमेजेस जनरेट करने के लिए, साउंड का थोड़ा सा आवाज से गाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तब तक हंसी मजाक तक ठीक है। लेकिन ये मामला आप भी जानते हैं, अगर आप बताएंगे इसके बारे में, सीरियस हो सकता है इन फ्यूचर, इन कमिंग लाइक 10-15, तब तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाए। मतलब अगेन इस पे मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बोला कि एक एग्रीकल्चर की वेव आई, काफी सारी नई मशीन्स आई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उन मशीन्स को भी तो ऑपरेट करने के लिए लोगों की नीड है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब उसको भी तो ऑपरेट करने के लिए। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी एक साइड से घट रही है तो एक साइड से हम्म। बढ़ नहीं रही है। अगर ये एआई वाली चीजें भी आएंगी तो कुछ लोग तो होंगे जो उसके बैक एंड और फ्रंट एंड पे ये करेंगे। मे भी बिल्कुल। हो सकता है कि परसेंटेज कम हो, बट कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज उधर भी बढ़ेंगी। तो मेरा तो मानना यही है कि कोई भी अगर एक वेव आती है, ऑब्वियसली उससे लोगों को इफेक्ट तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं और एक परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो एक मतलब एक नई जॉब स्पेस बन जाती है उनके लिए, तो वहां पे भी लोग जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जी। डरने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज का रेवोल्यूशन होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम्म। ताकि इंडिया भी एक बहुत अच्छा कंट्री बन सके, और इंडिया जी। भी एक बहुत ही मॉडर्नाइज्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब बहुत स्ट्रांग हो सके। बट अगर ऐसे बोला जाए तो अगर एक सेक्टर से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है तो डेफिनेटली एक सेक्टर में बढ़ती है।
तो फिर वही सबसे, अब यही कंक्लूजन पॉइंट तक मैं लाना चाहता था, क्योंकि यहां पे ना अगर आप वही ट्रेडिशनल अपना एसडी पैटर्न लेके चलेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए, ये काम करेंगे, ये सेट ऑफ रूल रहेंगे, ये रिजल्टेंट रहेगा, अगर इसी सेट पे अगर आप काम करते रहे तो आप उस सेक्टर में नहीं जा पाएंगे जहां पे एक्चुअली डिमांड आने वाली, यानी कि एआई की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि अब ये सही टाइम है दैट वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ विथ एआई। वहां पे जो भी हमारा काम है, जो भी हमें पता है, उसके साथ वेल इक्विप्ड मैनर में मैं कैसे ऑप्टिमाइज्ड वे में एआई का इस्तेमाल कर सकता हूं। एआई के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, इमेजिंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, एनएलपी के बारे में, जनरेटिव एआई के बारे में आइडिया होना आजकल मस्ट हो चुका है। तब जाके आप वो जो वेव आएगी ना, उसमें एकदम आराम से सेल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं बड़ा रिजिड किस्म का व्यक्ति हूं कि नहीं यार जो है वो है, इसके साथ काम मेरे साथ निकलवाओगे तो करूंगा, नहीं तो फिर नहीं, तो फिर वो नहीं तो नहीं रह जाएगा। आई थिंक ये कंक्लूजन पॉइंट पे आप एग्री करते हैं रिति जी? हाँ, मतलब मैं इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली एग्री करती हूँ कि ये मैंने अपनी कंपनी में भी देखा है, ये मैंने हर जगह देखा है कि अगर आप ओपन टू न्यू थिंग्स होते हो तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती है। बट अगर आप एक बार अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आपको लगता है कि वो आपका कंफर्ट जोन है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए one should always be open to new things, always be open to न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए, बिकॉज वो सारी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। बिकॉज पहले तो इट वाज HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद अचानक से आ गया रिएक्ट, उसके बाद आ गया व्यू, उसके बाद आ गया नेक्स्ट जेएस। तो ऑलवेज ओपन टू लर्निंग होना चाहिए, एक ही चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी गोल्डन लाइन के साथ जो है, मैं रिति जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने अपनी पूरी जर्नी और जो भी एडवाइस है वो हमारे सब व्यूअर्स के साथ शेयर किया। होपफुली यार आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अगर मिल गए होंगे तो आप भी धन्यवाद दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। और वंस अगेन थैंक यू रिति जी फॉर कमिंग हियर। श्रीधर, मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। लाइक जी। मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट है, बिकॉज मैंने कॉलेज में आपकी वीडियोस काफी ज्यादा देखी है, और मेरा पूरा कॉलेज आपकी वीडियोस से पढ़ता था। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, लाइक आई गेस दिस वाज द बेस्ट चैनल। अगर सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करना है, हम लोग रात में बैठ जाते थे और हम लोग वीडियोस देखना जो शुरू करते थे, एंड लाइक सेमेस्टर के पहले तक हम लोग वीडियोस देखते थे, हम लोग नोट्स बनाते थे। तो लाइक बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठी हूँ, और मैं चाहती थी कि ये चीज मैं बोल पाऊँ इन द स्टार्ट, बट मैं चाहती नहीं कि अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम द टॉपिक। बट थैंक यू सो वेरी मच कि आप ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाते हो, बिकॉज ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लाइक इन वन लाइन इज अ गोल्ड माइन। oh my god, in one line it's a gold man। थैंक यू। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई सच में, जब ऐसे फीडबैक मुझे मिलते हैं, जब सामने से स्टूडेंट्स इस तरीके से बात करते हैं और वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहते हैं जो आप सोच रहे हैं, वो नहीं थैंक यू सर की बात कर रहा हूं मैं। तो जब थैंक यू सर मुझे कमेंट में दिखता है, दिल सच में खुश हो जाता है, मोटिवेटेड फील करते हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना है, अभी भी वर्क हार्ड करना है। और थैंक यू फॉर दैट फीडबैक रिति जी, जो आपने यहाँ पे मेरे साथ शेयर किया। वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट।